हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। एंड इस वीडियो में हम लोग अपना जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला जो हमने स्टार्ट किया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये बेसिकली EPFO की अगर आप तैयारी करते हो तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। EPFO का पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ कि GS से रिलेटेड तीनों, इंडियन इकोनॉमी जो कि रमेश सिंह के बुक के बेसिस पे है, इंडियन पॉलिटी जो कि लक्ष्मीकांत के बुक के बेसिस पे है, और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये बिपिन चंद्रा के बुक के बेसिस पे मैंने तीनों कवर कर दिया है। एंड तीनों का एक प्लान मैंने बनाया है 20 दिन का। 20 डेज में आप इन तीनों को कवर कर सकते हो बड़ी आसानी से। लगभग 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, एंड आप 20 दिन के अंदर इनको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में मैंने PDF दे दिया है नोट के लिए मैंने PDF दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो बड़े आसानी से। तो अगर अभी तक आपने EPFO की तैयारी उतनी इंटेंस नहीं की है तो आपको एक मौका मिल रहा है, जाइए प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 20 डे का प्लान है, ठीक है। 20 डे में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी अलग से टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं आपको अलग से, वो है इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस IR जिसको कहेंगे, ठीक है। एंड लेबर लॉज, वो मैं लेबर लॉज हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर के अलावा अकाउंटिंग है ना, ऑडिटिंग, इसके अलावा भी कुछ सब सोशल सिक्योरिटी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि बड़ा ही आपको हेल्प करेगा अगर आप UPSC की तैयारी करते हो। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लेना, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 वाला, उसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो एक वीडियो इससे पहले वाला जरूर देख लेना। इससे पहले जो भी वीडियोस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड वो देख लेना, वो बहुत ज़रूरी है। सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा कि पुराने वीडियो जरूर देखा करो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पहले हमने डिस्प्यूट क्या होता है वो चर्चा कर लिया था, एंड डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हमने चर्चा कर लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ और डिस्कशन हम करेंगे, जैसे कि पहला, डिस्प्यूट जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट होता है वो कौन रेज कर सकता है, कौन रेज कर सकता है, कौन ये रेज कर सकता है, इसको बात करेंगे हम। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसको रेज करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्ट जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बड़ा ही क्लियरली बता रखा है कि कौन रेज कर सकता है। तो सिंपल शब्दों में, जो भी वर्कमैन है, कोई भी वर्कमैन है जो काम कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर जो वर्कमैन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेज कर सकता है, ठीक है। वर्कमैन रेज कर सकता है। अब यहाँ पे वर्कमैन तो मैंने बोल दिया, ये बहुत बड़ा टर्म हो गया। इसको अगर सिंपल शब्दों में कहूँ कि वर्कमैन होता क्या है, तो वर्कमैन में वो सभी लोग जो या तो मैनुअल काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं इंडस्ट्री में, या फिर वो लोग अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं, ठीक है। अनस्किल्ड, स्किल्ड, ये सब लोग। इसके अलावा जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ जो है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशनल स्टाफ, ठीक है। क्लर्क है, वो कोई क्लर्क भी रेज कर सकता है, या फिर जो भी लोग सुपरवाइजर भी, अगर कोई सुपरवाइजर है मान लो, वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेज कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकते, कौन लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकते।
हु कैन नॉट रेज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो वैसे लोग जो आर्मी में काम करते हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते, जो नेवी में काम करते हैं वो भी नहीं कर सकते, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ये लोग डिफेंस सर्विसेज वाले ये लोग नहीं कर सकते। पुलिस में मान लो कोई बंदा है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं रेज कर सकता है। या फिर वैसा बंदा जो मैनेजरियल पोस्ट होल्ड करता है, मैनेजरियल पोस्ट होल्ड करता है, या फिर ऐसा बंदा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो होल्ड करता है, वो भी नहीं रेज कर सकता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम जानते हैं कि इंडस्ट्री कैसे डिफाइन की गई है, क्या होती है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है इस एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 में। कहा गया है कि इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी मान लो बिजनेस है वो एक इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर वैसी कोई एंटिटी जो ट्रेडिंग में है, ट्रेड करती है, वो भी बिजनेस हो, वो भी इंडस्ट्री हो सकती है। या फिर कोई अंडरटेकिंग है, पब्लिक या प्राइवेट कोई भी अंडरटेकिंग है, वो भी इंडस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा कोई सर्विस में है, सर्विस की कोई इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे मसाज, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, होटल सर्विस, ये सब सर्विसेज भी हो सकती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ जो एंटिटी हैं वो भी इंडस्ट्री हो सकती हैं। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड भी इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री हो सकती है। बिजनेस में कोई पर्टिकुलर एंटिटी है, ट्रेड कर रही है, अंडरटेकिंग है, सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट वाली है, या फिर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, वो सारी इंडस्ट्री कही जाएंगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। अब चलो हम बात करेंगे, हमने तो ये बात कर ली कि कौन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेज कर सकता है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है उसको रेज कैसे करना है, डिस्प्यूट को कैसे रेज करना है। ठीक है, कैसे रेज करना है, हाउ टू रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अब हम लोग बात करेंगे। तो देखो, कोई भी एक वर्कमैन है ना, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज कर सकता है, और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, उसके पास सीधा जाकर वो वर्कमैन अपना जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है रिलेटेड टू, हो सकता है कि इस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया गया है, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एक मान लो ये बंदा है पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसको डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से, और ये डिस्चार्ज होने के बाद दुखी होके इसको लगता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज करना चाहिए, बिकॉज डिस्चार्ज का जो तरीका था वो गलत था, तो वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास चला जाएगा। डिस्चार्ज हुआ, डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, डिसमिसल हो गया। इसके अलावा रिट्रेंचमेंट हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया उसे सर्विस से, तो उस केस में वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जाएगा और अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज करेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई एक कैटेगरी कि डिस्चार्ज से रिलेटेड है, डिसमिसल से रिलेटेड है, या फिर उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया है, तो वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जाएगा। एक और कैटेगरी है, एक कैटेगरी है अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो तरीके की होती हैं, एक होता है राइट्स डिस्प्यूट और एक होता है इंटरेस्ट डिस्प्यूट। इन दोनों तरीके की अगर मान लो कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए प्रोसीजर अलग होगा। उसके लिए जो प्रोसीजर होगा, राइट डिस्प्यूट अगर होता है, मान लो राइट डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको जाना पड़ेगा लेबर कोर्ट में, वो मैटर जाएगा लेबर कोर्ट में। अगर इंटरेस्ट डिस्प्यूट होता है तो वो मैटर जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में।
मान लीजिए कि अगर राइट का डिस्प्यूट है तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा। अब राइट डिस्प्यूट क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। इंटरेस्ट डिस्प्यूट क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो वो जरूर देख लेना। तो राइट डिस्प्यूट होगा तो लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट डिस्प्यूट होगा तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उसको हैंडल करेगी, ठीक है। ये हो गया कैसे डिस्प्यूट को रेज किया जाता है। अब मान लो डिस्प्यूट भी रेज हो गया, उसके बाद डिस्प्यूट रेज हो गया तो क्या प्रोसेस रहेगा। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास मान लो गया तो वो कैसे उसको सॉल्व करेगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो हम अगर आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँ कि वो बंदा कौन होता है जो कंसिलिएशन करता है, वो बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर। अब ये कौन कंसिलिएशन ऑफिसर है, क्या चीज, ये कहाँ बैठता है, कौन है ये। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये दो लेवल पे कंसिलिएशन ऑफिसर्स होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है उसको चीफ कंसिलिएशन चीफ लेबर कमिश्नर कहते हैं, लेबर कमिश्नर। ये सेंट्रल लेवल पे कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, चीफ लेबर कमिश्नर, ठीक है। मेन व्यक्ति यही है जो आपका कंसिलिएशन ऑफिसर है, जिसके पास आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज करते हो। अगर वो मैटर आपका डिसमिसल, डिस्चार्ज या फिर रिट्रेंचमेंट या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, इनसे रिलेटेड है तो आप इनके पास जाते हो कंसिलिएशन ऑफिसर। ये कौन होता है, ये सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ लेबर कमिश्नर जो होते हैं वही कंसिलिएशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। ये जो होते हैं ये प्राइमरी कंसिलिएटरी एजेंसी के मुख्य ये मेंबर होते हैं, ठीक है, चीफ लेबर कमिश्नर। मोटा मोटी ये जानो कि इन्हीं के पास आपका डिस्प्यूट जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति ये सारा डिस्प्यूट सॉल्व कर लेगा, कुछ चीजें रीजनल भी होती हैं, तो इनके नीचे कुछ रीजनल लेवल पे कंसिलिएशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको रीजनल लेबर कमिश्नर्स कहते हैं, ठीक है। रीजनल लेवल पे रीजनल लेबर कमिश्नर भी होते हैं जो इनके नीचे डायरेक्टली काम करते हैं, ठीक है। बिकॉज एक व्यक्ति ये सारा काम नहीं हैंडल कर सकता है तो रीजनल लेबर कमिश्नर्स, और इनके नीचे भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स, ठीक है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स, ठीक है। ये 3 लेवल की मशीनरी होती है, ओवरऑल यही इंचार्ज होते हैं। और ये लोग जो है रीजनल लेबर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये इनके बिहाफ पे, चीफ लेबर कमिश्नर के बिहाफ पे कंसिलिएशन का काम करते हैं, यही लोग कंसिलिएशन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा और आगे। अब ये मैटर जो है कंसिलिएशन ऑफिसर के पास पहुंच चुका है, तो कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करेगा, वो अपना पूरा एफर्ट लगाएगा कि डिस्प्यूट जो है जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए, सेटल किया जाए थ्रू सेटलमेंट के द्वारा सेटल किया जाए, ठीक है। वर्कमैन एंड मैनेजमेंट के बीच में ये डिस्प्यूट है, तो इसको सेटल किया जाएगा, ठीक है। सेटलमेंट किया जाएगा इसके लिए कंसिलिएशन वो करेंगे, ठीक है। कंसिलिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कंसिलिएशन ऑफिसर के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये जो ड्यूटीज हैं कंसिलिएशन ऑफिसर की, सीओ लिख देता हूँ, कंसिलिएशन ऑफिसर की ये ड्यूटी कहाँ मेंशन है। तो ये ड्यूटी बेसिकली सेक्शन 12 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, उसमें ये ड्यूटी लेड डाउन मतलब लिखी गई है, उन्हीं ड्यूटीज को ये करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उस केस में क्या होगा जब कंसिलिएशन ही फेल हो गया। मान लीजिए कंसिलिएशन ऑफिसर ने खूब एफर्ट डाला लेकिन वो फेल हो गए उसको रिजॉल्व करने में, कंसिलिएशन हो नहीं पाया, डिस्प्यूट वैसे का वैसा ही है अभी। उस केस में क्या होगा, कुछ तो प्रोसीजर होगा। उस केस में मान लीजिए अगर कंसिलिएशन अफसर फेल हो गए तो अपने फेलियर का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, फेलियर
ऑफ कंसिलिएशन एक एफओसी जिसको कहते हैं, एफओसी एक रिपोर्ट ये तैयार करेंगे। जो ये रिपोर्ट होगा, ये रिपोर्ट भेजा जाएगा इनके द्वारा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में किसके पास, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेस्क है, इंडस्ट्रियल रिलेशन डेस्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, इनके पास ये रिपोर्ट जाएगी। फिर इसके बाद ये जो डेस्क है, आईआर डेस्क, इस रिपोर्ट को पढ़ेगा, कंसीडर करेगा, और अगर इसको लगेगा कि ठीक है फेलियर हो गया है, अब इसको रेफर करना चाहिए किसी पार्टिकुलर ट्रिब्यूनल को, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, तो ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर करेगा। हो सकता है ये रेफर करे और ना भी करे। अगर इसको लगता है कि रेफर करने लायक मुद्दा है नहीं तो नहीं भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को मैटर रेफर किया जाता है आईआर डेस्क मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। ठीक है, ये रेफर किया जाएगा। और जो ये पावर है इस आईआर डेस्क के पास, ठीक है, ये पावर जो है ये रेफर करना है नहीं करना है, ये पावर इसको सेक्शन 10 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से मिला है, सेक्शन 10। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 10 आईडी एक्ट 1947 से ये पावर मिलता है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को ये जो फेलियर ऑफ कंसिलिएशन है उसका रिपोर्ट भेजना है कि नहीं। जब ये मान लो रिपोर्ट भेज दिया गया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया गया, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है इसको जांच करेगी, देखेगी। इससे पहले मैं बता दूं कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है भारत में वो टोटल 17 हैं, जिनको CGIT बोलते हैं, CGIT, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं। ये कुछ नहीं है, CGIT सिंपल शब्दों में कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है, 17 हैं टोटल। ये देश के भिन्न भिन्न पार्ट में है इस्टेब्लिश्ड, और ये एडजुडिकेट करती हैं, कोई भी मैटर ऐसा आता है तो उस पर ये निर्णय देती हैं। ये जो 17 CGIT हैं उनका थोड़ा डिटेल में बता दूं कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे कि एक है न्यू दिल्ली में, मुंबई में 2 है, ठीक है, न्यू दिल्ली मुंबई, बेंगलोर में 1 है, कोलकाता में 1 है, हैदराबाद में भी 1 है, आसनसोल में भी है, इसके अलावा धनबाद में 2 है। ठीक है, तो ये याद रखना, मुंबई में 2 है और धनबाद में भी 2 है। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर में है 1, चंडीगढ़ में है 1, कानपुर में है 1, ठीक है, कानपुर में है 1, जयपुर में भी है, लखनऊ के अलावा इधर लिख देता हूँ कोलकाता मैंने बता दिया था, नागपुर, चेन्नई और भुवनेश्वर। ये सब टोटल 17 हैं, काउंट करोगे 17 होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप सारे याद रखो, बस आप ये इतना याद रखना कि 17 हैं। और एक और चीज़ याद रखना आप, 17 में से मुंबई वाला जो है और कोलकाता वाला जो है, ठीक है, मुंबई वाला जो है एंड जो कोलकाता वाला है, ये दोनों हैं नेशनल लेवल की इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं ये दोनों। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान लो ये मैटर रेफर कर दिया गया आईआर डेस्क के द्वारा CGIT को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट भी उसको बोलते हैं, उसके पास ये मैटर चला गया। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, जब ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाता है तो ये ट्रिब्यूनल क्या करता है, इस पे अपना निर्णय सुनाता है। आफ्टर कंसिडरिंग इट, कंसिडर करने के बाद इस पे आता है निर्णय, एडजुडिकेट करता है, एडजुडिकेशन आता है इस पे। और इस एडजुडिकेशन प्रोसेस में फाइनली एक अवार्ड दिया जाता है, एक अवार्ड मिलता है। वो अवार्ड दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, PO, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जो कि इस प्रोसेस को देख रहा होता है, वो ये अवार्ड देता है कि भाई ये निर्णय लिया गया।
इसके बाद ये अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको क्या करती है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ आईडी एक्ट अंडर 17 सेक्शन 17 में ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है इसको पब्लिश करेगी, इस अवार्ड को पब्लिश करेगी ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश हो जाएगा। ये प्रोसेस है, होना ही है, बिकॉज सरकारी काम है, ऐसे ही होता है। ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश किया जाएगा। अवार्ड देने के 30 डेज के अंदर ही, विदिन 30 डेज, जिस दिन ये अवार्ड दिया गया है उसके 30 दिन के अंदर ही इसको पब्लिश करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को। मान लो अवार्ड मिल गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दे दिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास पहुंच गया अवार्ड, उससे 30 दिन के अंदर में इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अगला जो प्रोसेस है, अब अवार्ड भी आ गया, पब्लिश भी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने पब्लिश कर दिया। इसके बाद क्या होगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये अवार्ड जो है, मान लो एक पर्टिकुलर डेट को ये पब्लिश हुआ, उसके 30 दिन बाद, उसके 30 डेज आफ्टर, जिस दिन ये पब्लिश हुआ उसके 30 डेज आफ्टर ये इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। इन्फोर्सिएबल से मेरा मतलब ये है कि इसको अब लागू करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, इसको लागू करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। इसको लागू कौन कराएगा, तो रीजनल जो लेबर कमिश्नर होते हैं वही इसको लागू कराएंगे, लागू कराएंगे, ठीक है। जो रीजनल लेबर कमिश्नर होते हैं वही इसको लागू कराएंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है ये, यही इसको लागू कराएंगे 30 दिन के बाद, ठीक है। सिंपल शब्दों में आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं इस एक्ट में जो कि जनरल प्रोविजन है, ठीक है, प्रोहिबिशन है, जनरल प्रोहिबिशन है, जो कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट से रिलेटेड है। मतलब स्ट्राइक ना हो, लॉकआउट ना हो, उसको प्रोहिबिट करने के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्राइक अच्छा नहीं है और लॉकआउट भी अच्छा नहीं है। स्ट्राइक से मतलब प्रोडक्शन ठप हो जाता है और लॉकआउट से लोगों की नौकरियां भी छीन सकती हैं, ठीक है। तो अवॉइड किया जा सके स्ट्राइक को और लॉकआउट को, उसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। कोई भी जो वर्कमैन है वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, एंड कोई भी जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो लॉकआउट नहीं लगाएगी तब तक जब तक कि कोई मैटर है, कोई डिस्प्यूट है, वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में है। पहला, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में ये मैटर है और पेंडिंग है अभी किसी बोर्ड के पास, ठीक है। बोर्ड के किसी मेंबर, किसी बोर्ड के पास कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के लिए ये डिस्प्यूट अगर पेंडिंग है, तो कोई भी वर्कमैन उस दौरान, उस पीरियड के दौरान स्ट्राइक नहीं कर सकता। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो लॉकआउट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बोर्ड के पास है और बोर्ड ने कुछ निर्णय भी दे दिया, कंक्लूजन भी दे दिया, और उसके 7 दिन तक कोई मतलब 7 दिन के बाद ही लॉकआउट लगाया जा सकता है या फिर स्ट्राइक किया जा सकता है। फिर से समझा देता हूँ, कोई भी वर्कमैन या फिर कोई भी इंडस्ट्री तब तक या तो स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकती है। वर्कमैन जनरली स्ट्राइक करते हैं, इंडस्ट्री जनरली लॉकआउट लगाती है। ये तब तक नहीं कर सकते ये लोग जब तक कि मुद्दा जो है, जो डिस्प्यूट है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के लिए पेंडिंग है बोर्ड के पास, या फिर उस पर निर्णय हो गया, कंक्लूजन हो गया और 7 दिन उस कंक्लूजन को नहीं हुए, तब तक जो है लॉकआउट नहीं लगाया जा सकता या फिर स्ट्राइक नहीं की जा सकती। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी वर्कमैन या फिर कोई भी इंडस्ट्री तब तक स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकती जब तक कि जो मुद्दा है वो लेबर कोर्ट के पास पेंडिंग है, या फिर कंक्लूजन जो भी मिला, कंक्लूजन मतलब लेबर कोर्ट ने कुछ निर्णय लिया और उस कंक्लूजन के 2 महीने तक कोई भी
ये पार्टिकुलर पीरियड में स्ट्राइक या फिर लॉकआउट नहीं लगाया जा सकता है। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए 2 महीने तक, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है, मान लीजिए कि वर्कमैन और इंडस्ट्री के बीच में कोई स्ट्राइक हुआ, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ, तब तक ये स्ट्राइक या फिर लॉकआउट नहीं कर सकते हैं जब तक ये मुद्दा किसी आर्बिट्रेशन के लिए गया हुआ है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में फंसा हुआ है, और या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में फंसा हुआ है, या फिर इसको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जाने के बाद निर्णय हो गया उसके 2 मंथ तक इसमें स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं लगाया जा सकता है। 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन देख लीजिए, ये जो वर्कमैन है या फिर इंडस्ट्री है तब तक स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकता है जब तक कि कोई मुद्दा जो है, तब तक स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकता जब तक कि मान लीजिए कोई अवार्ड आ गया और वो ऑपरेशनल मोड में है, मतलब उस अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। उस पीरियड के दौरान में ये पर्टिकुलर स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज अवार्ड ऑलरेडी आ चुका है, उसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। उस पीरियड में लॉकआउट या स्ट्राइक कैसे लगाया जा सकता है? ये 4 कंडीशन है, जनरल प्रोविजंस है जो कि स्ट्राइक को या फिर लॉकआउट को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि क्या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जो वर्कमैन काम करते हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं। तो आंसर है कि स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन एक नोटिस देना पड़ता है इनको। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि रिलेटेड हो सकती हैं रेलवे से। मान लीजिए कि रेलवे में कोई बंदा काम कर रहा है, वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना। ये सब जो सर्विसेज है, वाटर सर्विस हो गई, टेलीफोन सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज जो होती हैं ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिनका इम्पोर्टेंस काफ़ी इसेंशियल सर्विसेज में इनको माना जाता है। पावर से रिलेटेड कोई सर्विस है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कही जाती है। तो क्या ऐसे लोग जो इन सारे फॉर्म्स में काम करते हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्या ये लोग स्ट्राइक जा सकते हैं? तो हाँ, स्ट्राइक ही जा सकते हैं, लेकिन नोटिस इनको देना पड़ता है। नोटिस किसको देना पड़ता है? इनको एम्प्लॉयर को ये नोटिस देंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर को नोटिस देंगे, उसकी कई सारी कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन ये कि अगर मान लीजिए जिस डेट को इनको प्लान किया है स्ट्राइक करने का, उसके नोटिस दे दिया इन्होंने, उसके 6 वीक के अंदर ये लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते। मान लीजिए आज नोटिस दिया मैंने, आज दिया, इसके आज से लेकर 6 वीक तक मैं स्ट्राइक नहीं कर सकता, ताकि प्रॉपर प्लान किया जा सके कि कैसे भी करके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डिस्टर्ब ना हो। जब मैं नोटिस दूंगा उसके 6 वीक के अंदर तक मैं स्ट्राइक नहीं कर सकता। इसके अलावा 6 वीक हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये 6 वीक तक स्ट्राइक नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, अगला कंडीशन है कि मान लीजिए मैंने एक नोटिस दिया, उस नोटिस में मैं एक वर्कमैन हूं, मैंने बोला कि मैं 15 तारीख को स्ट्राइक करूंगा। इससे पहले मैं स्ट्राइक नहीं कर सकता, ठीक है। जिस डेट को दिया है उसी डेट को स्ट्राइक करना पड़ेगा, इससे पहले नहीं कर सकते। एंड एक और कंडीशन है, अगर कोई मैटर है जो कि पेंडिंग है, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट होता है और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, और वो ऑलरेडी कॉन्सिलिएशन के लिए पेंडिंग है, वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास, ठीक है। कंसिलिएशन के लिए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास पेंडिंग है, और इस ऑफिसर ने एक कंक्लूजन दिया, कुछ निर्णय दिया, कंक्लूजन दिया कि ये हो सकता है इसमें, ठीक है। इस कंक्लूजन के 7 दिन तक अगर मैं एक ग्रीवांस में हूँ, मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज कर रहा हूँ, तो इस 7 दिन के अंदर तक मैं स्ट्राइक नहीं कर सकता। ये कुछ पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज है उसके ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके विदिन में स्ट्राइक नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब अगली बात यह है कि क्या कोई इंडस्ट्री जो है जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में इंडल्ज है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम करती है, वो क्या लॉकआउट कर सकती है? तो ये भी आंसर है कि हाँ कर सकती है, लेकिन वर्कमैन जो भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको ये लोग नोटिस देना पड़ता है इनको। और सेम कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि जिस दिन नोटिस दिया उसके 6 वीक तक ये लॉकआउट नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई डेट दिया है कि इस पर्टिकुलर डेट को मुझे लॉकआउट करना है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने डेट दिया, उस डेट के पहले नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड एक और कंडीशन है वही वाला कि अगर मान लीजिए ये डिस्प्यूट जो है कंसिलिएशन ऑफिसर के पास है और उसने कोई कंक्लूजन दिया, उसके 7 दिन तक ये लोग लॉकआउट नहीं कर सकते पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अगेन मैं बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे कि रेलवे, ट्रांसपोर्ट, वाटर, टेलीफोन, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा वो सारी इसेंशियल सर्विसेज जो कि बहुत जरूरी होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, ठीक है, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कंपनसेशन से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई वर्कमैन है, उसको ले ऑफ कर दिया गया, मतलब उसका जॉब लॉस हो गया, ले ऑफ कर दिया, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उस इंडस्ट्री ने इसको ले ऑफ कर दिया, मतलब उसका जॉब छीन लिया, ठीक है। उस केस में क्या इसको कंपनसेशन मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। जब भी कोई वर्कमैन ऐसा वर्कमैन होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर कैजुअल वर्कमैन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बदली वर्कमैन या फिर कैजुअल वर्कमैन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बदली वर्कमैन या फिर कैजुअल, ठीक है, जो मतलब ये हमेशा बदलते रहते हैं ना, इनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय है, वर्कमैन है, वैसी इंडस्ट्री में जहाँ पे एवरेज डे में 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वैसे इंडस्ट्री में, ठीक है, इससे कम होंगे तब भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन कितना मिलेगा। तो कंपनसेशन का एक और कंडीशन है कि ये जो बंदा है वर्कमैन, एटलीस्ट 1 साल तक इसने इस कंपनी में या फिर इंडस्ट्री में काम किया है तब इसको कंपनसेशन मिलेगा। 1 साल से कम किया है, कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, ठीक है, 1 साल से कम हो तो नहीं मिलेगा। अगर इसको लेड ऑफ कर दिया गया, ठीक है, इस केस में इसको क्या मिलेगा? इस केस में इसको जितने दिन के लिए ले ऑफ हुआ है, जितने दिन के लिए इसकी नौकरी जॉब छीनी गई है, ठीक है, इसको पर्टिकुलरली मान लो टेम्पररी या फिर कंटिन्यूअसली इसको बिठाया गया है, ले ऑफ किया गया है, उतने दिन का इसको 50% जितना भी इसका एवरेज वेज था उसका 50% प्लस डीए इसको मिलेगा एज ए कंपनसेशन। इसमें हॉलीडे नहीं काउंट होगा, हॉलीडे इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है, 50% एंड डीए। मान लो कि 1 महीने के लिए इसको जॉब इसका छीन लिया गया, तो इस व्यक्ति को 50% इसका रेगुलर जो सैलरी होता था उसका और प्लस डीए प्लस डियरनेस अलाउंस इसको मिलेगा, ठीक है, 50% एंड डियरनेस अलाउंस, इसमें हॉलीडे इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर एक्ट में जो आईडी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है हमारा 1947 वाला, इसमें कुछ प्रोविजंस रिट्रेंचमेंट से भी रिलेटेड है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है, रिट्रेंचमेंट जो होता है वर्कमैन का, इसका मतलब होता है छटनी। कई बार क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो छांटती हैं, कई सारे वर्कमैन को छांट देती है, मतलब उनको नौकरी छीन ली जाती है, और ये छटनी परमानेंट टाइप की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ले ऑफ करते हैं तो पर्टिकुलर 1 महीने के लिए ले ऑफ करेंगे, 2 महीने के लिए करेंगे, तो उसमें तो फिर दोबारा इनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन अगर रिट्रेंचमेंट होता है तो छटनी हो जाती है और दोबारा नौकरी नहीं मिलती है। इस केस में कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है कि कंपनियां जो हैं, इंडस्ट्री जो हैं, गलत तरीके से छटनी ना करे और कंपनसेशन भी मिले वर्कमैन को। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि एक वर्कमैन है, वो 1 साल से लगातार किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इसने दी है, वो तब तक उसको रिट्रेंच नहीं कर सकती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री जब तक इसको प्रॉपर नोटिस ना दिया जाए,
1 महीने पहले इसको नोटिस मिल जाना चाहिए, या तो 1 महीने पहले नोटिस मिल जाए या फिर 1 महीने का वेज मिल जाए। 1 महीने का वेज मिल जाए, मान लो आज ही से छाटना है तो उसको 1 महीने का वेज दो, ठीक है, और उसको प्रॉपर नोटिस दो। नोटिस में रीजन होना चाहिए, क्यों आपकी छटनी हो रही है ये रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। रीजन के साथ में नोटिस दिया जाएगा, और अगर मान लो नोटिस नहीं दिया जा रहा है, आज ही छटनी हो रही है, तो उसको 1 महीने की सैलरी दी जाएगी, ठीक है। ये है रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड प्रावधान पहला। दूसरा ये है इसमें कि मान लो वर्कमैन जो है उसको रिट्रेंच किया गया, तो उसको जो है वर्कमैन को कुछ 15 दिन का, अगर मान लीजिए 1 साल नौकरी किया है तो उसको 15 दिन का एवरेज पे पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए। 15 दिन का, मान लो 2 साल दिया है तो 15 + 15 30 दिन। 6 महीने से ज़्यादा किया है तब भी 1 साल माना जाएगा उसको, और उसको 15 डेज का फुल पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मान लो मेरी नौकरी किसी पार्टिकुलर कंपनी में, मैंने 2 साल 7 महीने काम किया, तो मुझे कितने दिन का मिलेगा टोटल? 45 दिन का टोटल वेज मिलेगा एवरेज के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा जो नोटिस होगा रिट्रेंचमेंट के केस में, वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में ये पार्टिकुलर जो है ये नोटिस होना चाहिए, तभी मुझे निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मान लो किस केस में एक पार्टिकुलर कोई अंडरटेकिंग है जो कि कई सारे वर्कर्स के साथ काम कर रही थी, वो क्लोज डाउन हो गई, बंद हो गया, वो कंपनी ही बंद हो गया। उस केस में एक वर्कमैन को क्या मिलेगा कंपनसेशन के तौर पर, क्या कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 100% मिलेगा, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी जो है वो मतलब इस रीजन से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर से ना उसको मतलब बंद करना पड़ा हो। नॉर्मल केस में वर्कमैन को मिलता ही है। और वर्कमैन को क्या मिलता है? जो रिट्रेंचमेंट वाला जो प्रोविजन है वही इस केस में भी मिलता है, अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो, ठीक है। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आईडी एक्ट में इतना ही था। आईडी एक्ट 1947 हमने कवर किया। अगले वीडियो में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, जिसको रिवाइज किया गया था 2010 में, इसी एक्ट को, उसमें क्या क्या प्रावधान है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अभी भी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, एंड मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।